फोर्स का कंसेप्ट कहता है कि भाई मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कब वैलिड होता है? आइडियल सिस्टम है तो इफिशिएंसी 100% होगी। जब तक सोर्स ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर फाइनल इमेज बना है तो 1+d/n। प्रिज्म में आप सनलाइट, व्हाइट लाइट पास कराते हो तो वो व्हाइट लाइट को 7 कंपोनेंट कलर्स में तोड़ने का काम करता है। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला पर। तो यार देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स का बहुत ज्यादा करीब है, आप सभी को ये बात पता है। तो भाई साहब, आज से कमर कस लीजिए और हम और आप मिलकर के एकदम जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं ताकि मैं आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट फील करवा पाऊं। साथ ही साथ जब आप लोग एग्जाम में बैठे तो आपको लगे कि यार क्या गजब सर ने पढ़ाया था, क्या गजब सर ने पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाई थी। इसी क्रम में आज सबसे पहला लेक्चर में लेकर के आया हूं जिसमें मैं पूरे सिलेबस के सारे फॉर्मूले, वो भी डिटेल में मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। ये एक ऐसा पीडीएफ होगा जो अभी तक आपने कभी भी देखा नहीं है, राइट? अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी भी टीचर ने अभी इस तरीके का कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिया है, ठीक है? और मैंने बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए इसको बनाया है, इसी उम्मीद के साथ कि आज से आप इस पीडीएफ को पढ़ना शुरू करेंगे और एग्जाम के दिन तक कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 बार आप पढ़ चुके होंगे। उसके लिए आपको डेली इसको सुबह शाम रिवाइज करना होगा अच्छी तरीके से, तभी आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन तक इसको 25 से 30 बार पढ़ पाएंगे, राइट? ताकि आपको हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए। किसी भी एक चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स हैं ये भी आपके दिमाग में सेट हो जाए। इससे क्या होगा ना, कोई भी न्यूमेरिकल्स जब आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो वो न्यूमेरिकल को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस के सारे फॉर्मूले करने वाले हैं। अब बताइए सर, ये जो पीडीएफ आप देने वाले हैं फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला शीट आखिर कहां से मिलेगी? तो वो आपको मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। आप लोग इस कोड को या तो अपने मोबाइल से सीधे स्कैन कर लो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे, या फिर आप लोग फिजिक्स बाई _शैलेंद्र_सर इस तरीके से टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस चैनल पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी यहां पर जुड़ जाइए ताकि आप लोग इसका भरपूर बेनिफिट उठा पाए, राइट? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है फोर्स के कंसेप्ट के साथ कि सर ये फोर्स आखिर क्या होता है। देखो, हर एक चीज मेरी हैंड रिटन है, मैंने खुद से लिखा है, तो गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरे शीट में कोई एरर नहीं है, इट इज एरर फ्री शीट। आपको बस ध्यान से एक एक चीज को समझना है। कॉपी पर चाहो तो नोट तो वैसे मत करो, ऑलरेडी मैंने बढ़िया सा नोट कर दिया है, बना दिया है, तो आप उसको सिर्फ बार बार रिवाइज करो, है ना? तो फिलहाल स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का कंसेप्ट कहता है कि भाई मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है, जो कि न्यूटन साहब का सेकंड लॉ भी होता है। और एक्सटर्नल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? फिर आता है कि भाई यूनिट्स की बात कर लो तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर है। 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है और 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन्स के बराबर है ना? यही मैंने 80 में बताया था, 1 GF इज इक्वल टू 980 डायन्स, राइट? तो ये वही वाला फॉर्मूला है। फिर आया सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो कंटिन्यूअसली उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से बेटा जाना जाता है, ठीक है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ये फोर्स होगा। mv²/r इसकी वैल्यू है, या इसी को mr ओमेगा स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। सर ये ओमेगा क्या है? ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में सर क्या रिलेशन है? तो v बराबर r इंटू ओमेगा, और r इस पाथ का रेडियस होता है। तो v उसकी लीनियर स्पीड है, ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है, और r उस पाथ का रेडियस होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, अगर सिस्टम का, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसे में 3-4 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास है। इनमें से कोई भी इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला है u प्लस हाफ a 2n-1 के बराबर। फिर अगला कंसेप्ट आता है इसी चैप्टर में, मूवमेंट ऑफ फोर्स का।
मोमेंट ऑफ फोर्स को ही रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी हम लोग कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर इस तरीके का फोर्स लगाओगे, वो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, राइट। यहां पर अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो 1 न्यूटन मीटर का मतलब 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर है। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर अगर लिखा है तो 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 केजीएफ इज 9.8 न्यूटन। सिमिलरली अगर 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर लिखा है तो उसको मैं 980 डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, यूजिंग द कन्वर्जन ऑफ दीज फॉर्मूलास, है ना। इन्हीं फॉर्मूले का यूज यहां पर किया गया है और कुछ यूनिट्स बना करके रख दी गई। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। फिर बात आती है, हमारा अगला टॉपिक क्या है सर? अगला टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के नाम से। सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कब वैलिड होता है? सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वैलिड तब होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर हो और नेट टॉर्क भी 0 के बराबर हो। सर नेट टॉर्क 0 होने का मतलब, नेट टॉर्क 0 होने का मतलब कि क्लॉकवाइज टॉर्क जितना है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। अब ये सोचो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में से किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मानते हैं? फटाफट अभी कमेंट्स में सभी लोग लिख करके मेरे को बता दीजिए, है ना। अभी तुरंत वीडियो पॉज करो और लिखो कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव है या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव है, किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव माना जाता है, फटाफट अभी तुरंत लिख दीजिए। फिर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जैसे कोई भी यूनिफॉर्म रॉड है तो उसके मिड पॉइंट पर है, सर्कुलर डिस्क है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है, स्फीयर या कोई सॉलिड या हॉलो स्फीयर है तो उसके भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, उसके एक्सिस के मिडिल पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सर्कुलर रिंग के भी सेंटर पर, है ना, सेंटर ऑफ द रिंग पर ही हम लोग उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मानते हैं। रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। ट्रायंगुलर लैमिना है तो मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। मीडियन क्या होता है सर? मीडियन का मतलब इस वर्टेक्स को अपोजिट वाली साइड के मिडिल पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को मीडियन के नाम से जाना जाता है। हॉलो कोन है तो बेस से h/3 हाइट पर है, सॉलिड कोन है तो h/4 हाइट पर है। यानी सॉलिड कोन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ज्यादा बेस की तरफ होता है, ज्यादा नीचे की तरफ होता है बेटा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्यूब या क्यूबॉइड है तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पर होता है, यानी एग्जैक्टली उसके सेंटर वाले पॉइंट पर ही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मानकर चलते हैं। तो इतनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 चीजों की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पर बेस्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो है बनते हैं। इसके बाद बात आती है सर वर्क का कैलकुलेशन कैसे होगा, है ना। तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा हो और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही वर्क कहा जाता है। लेकिन सर अगर वो सेम डायरेक्शन में ना हो तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में बेटा फॉर्मूला लगता है FD cos थीटा, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है सर? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डायरेक्शन, ठीक। अगर ये थीटा एंगल एक्यूट है यानी 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर ये थीटा 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन 0 होगा। अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ऐसी कंडीशंस में ये जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव। क्योंकि इसके फॉर्मूले में cos थीटा आता है तो मैंने cos की सारी वैल्यूज यहां पर आपके लिए लिख दिया है। इसको भी आप लोग बार बार रिवाइज करना ताकि किसी न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो आप कर पाए। cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 है, cos 90 0 और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। यूनिट्स की बात करें तो 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है, जहां पर जूल SI यूनिट है और अर्ग जो है वो CGS यूनिट होता है। अब एक पर्टिकुलर केस में आपको बताऊं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव होता है। क्यों सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है लेकिन ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है, एंगल 180 होता है और cos 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये वर्क डन भी -mgh के बराबर आता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस ऑब्जेक्ट को उठाने में कितना वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो ऐसी कंडीशन में बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कहिए या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहिए, सो दैट विल बी mgh, दैट विल बी पॉजिटिव वर्क डन।
क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट को उठाना है तो इसके वेट के बराबर फोर्स ही हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में फोर्स भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो रहा है, इस वजह से यह वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछ रहा है या वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या अगेंस्ट ग्रेविटी पूछ रहा है। फिर बात आई, सर पावर क्या होता है? पावर इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज पावर। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, ये भी हो सकता है क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई टाइम करोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बन जाएगा, तो फॉर्मूला विल बिकम एफ वी कॉस थीटा। तो कॉस की सारी वैल्यूज यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। 1 वॉट जो है इसका यूनिट होता है एंड 1 वॉट का मतलब 1 जूल पर सेकंड है। सिमिलरली एक यूनिट पावर का और है, दैट इज हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। फिर एनर्जी की बात आ गई। एनर्जी इज सिंपली द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है मतलब उसके पास एनर्जी है, जितना वो वर्क कर सकता है समझो उसके पास उतनी ही एनर्जी है। तो एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। सो पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज नोन एज एनर्जी। इसका एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जिसके बेसिस पर आप बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हो, दैट इज 1 किलोवाट आवर। दैट इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, यानी उसको 3.6 मेगा जूल्स भी आप कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है जो कि मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास होता है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m, और इसी फॉर्मूले से मोमेंटम की वैल्यू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन यार कई बार पूछा जाता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 10% बढ़ जाए तो मोमेंटम पर कितना फर्क पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही। फिर अभी बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे आपको इसी चैनल पर, टेंशन मत लेना, किसी भी टॉपिक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैंने करवाया ना हो। देखिएगा आप, इस साल वो होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ है आईसीएससी में, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा फोकस थोड़ा सीबीएसई पर ज्यादा था, इस साल मेरा पूरा का पूरा फोकस आईसीएससी के ऊपर है। तो इस बार कुछ भी ऐसा बचने वाला नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, यहां पर दिन रात एक कर देंगे, लेकिन आपके रिजल्ट को तो बढ़िया करा के छोड़ेंगे। लेकिन उसमें आपकी भी मेहनत रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं मेहनत करता रहूं और तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाए। मैं तो मेहनत करूंगा ही करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपना पूरा डेडिकेशन यार शो करना पड़ेगा मेरे साथ। वो अगर तुमने कर दिया तो आप मान के चलो तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पर रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है। और अगर किसी भी स्प्रिंग को आपने ऐसे दबा कर रखा है तो उसके अंदर एनर्जी हाफ kx स्क्वायर होती है, जहां पर k स्प्रिंग का कांस्टेंट है और x का मतलब इलॉन्गेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को कितना दबा दिया या कितना खींच दिया, ये x कहलाता है। x इज नॉट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये बात ध्यान रखना। k क्या होता है सर? स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। हालांकि ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है आपके, बट फिर भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा जो सीख लेना बेटा, हो सकता है काम में आ जाए आपके एग्जाम में, है ना। तो ये मत सोचना अरे तो सिलेबस में नहीं है मैं तो नहीं सुनूंगा, नहीं, सुन लेना, हो सकता है काम में आ जाए आपके एग्जाम में, राइट। फिर बात आई सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो कोई भी दो मासेस है, m1 मास m2 मास, इनके बीच का डिस्टेंस अगर कुछ r के बराबर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कैपिटल जी m1 m2 बटे r के बराबर है, जहां पर r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ मासेस, राइट। फिर कह रहा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर कह रहा मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज है? मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। फिर बात आती है सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगाएंगे? देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेटा तब लगाया जाता है जब सिस्टम पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स न लग रहा हो, और अगर लग भी रहा हो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किया हुआ वर्क डन 0 के बराबर हो, यानी कि या तो फ्रिक्शन विक्शन टाइप का कोई फोर्स ही प्रेजेंट ना हो। देखो फ्रिक्शन ही जनरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, या फ्रिक्शन की वैरायटी के जितने फोर्सेस होते हैं, चाहे विस्कस फोर्स हो, ड्रैग फोर्स हो, इन सभी को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मानते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनकी वजह से किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहां पे मैंने दिखाया कि आप इधर से इधर ले जाओ, इस रास्ते से चाहे इस रास्ते से चाहे इस रास्ते से, तीनों वर्क डन अगर आपस में बराबर है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें ये तीनों वर्क डन आपस में बराबर नहीं होंगे, और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस भी 0 के बराबर नहीं होगा, जबकि यहां पर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस 0 होता है। ए से बी जाओ, बी से वापस लौट करके आओ, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है,
राइट। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में नियम क्या है? नियम यह है कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात मैं आपसे करूं, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ आप एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर डायनेमो की बात करोगे, जनरेटर की बात करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, और मोटर की बात करोगे तो उल्टा होगा, है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा, और थर्मोकपल की बात कर रहे हो तो उल्टा होगा। अगर लाउड स्पीकर की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में जाएगा, और माइक्रोफोन यानी कि माइक की बात अगर आप कर रहे हैं तो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में जाएगा, और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि सेल को यूज में हम ला रहे हैं तो उल्टा होगा, यानी केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। कैंडल की बात करें तो केमिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस की बात करें तो लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। अगर मैं लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, और वहीं पर फोटो सेल की बात कर दूं, सोलर सेल होते हैं, फोटो सेल या सोलर सेल की बात कर दूं तो वहां पर जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी होते हैं, जिसको थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो आप लिख पाएंगे। बाकी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो डिटेल में एक एक चीज मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। फिर इसके बाद अगला चीज आता है सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, यानी कि अब हम लोग इस चैप्टर के अगले पार्ट मशीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। सो एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज मशीन। थ्री इडियट मूवी में ये जो है डेफिनेशन बताया गया था सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। इसको याद करने के लिए ट्रिपल एस मैंने आपको सिखाया था, मेल, MALE, तो MALE है ना, मेल। फिर आता है मैकेनिकल एडवांटेज, अगर ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर, इक्वल टू 1 है तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो रहा है, और लेस देन 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज हो रहा है। फिर अगली चीज आती है सर वेलोसिटी रेशियो क्या चीज है। वेलोसिटी रेशियो इज सिंपली डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, जिसको डिस्प्लेसमेंट रेशियो भी बोल सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिपल एस मैंने आपको बताया था, इसका था मेल, इसका है वी रेल, VREL, वी रेल, है ना। फिर आता है सर इफिशियंसी क्या चीज है। इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन, ठीक है, दैट इज वर्क डन बाय लोड अपॉन वर्क डन बाय एफर्ट, है ना, या वर्क डन ऑन लोड अपॉन वर्क डन बाय एफर्ट, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। सो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के रेशियो को ही हम लोग इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। आइडियल सिस्टम है तो इफिशियंसी 100% होगी, और अगर रियल सिस्टम है तो इफिशियंसी लेस देन 100% होगी। देखो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इफिशियंसी से अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहां से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी टाइम्स वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज अफेक्टेड बाय इफिशियंसी। अगर रियल केस है तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है क्योंकि इफिशियंसी कम हो जाती है, बट velocity ratio is independent of mechanical advantage or as well as you can say efficiency, है ना। उस पर इफिशियंसी का कोई प्रभाव बेटा नहीं पड़ता है वेलोसिटी रेशियो पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज छोटा है बट वेलोसिटी रेशियो बड़ा है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी एक लीवर है, उसमें बीच में फलक्रम होता है जिसके अबाउट आप इसको घुमाते हो, एक तरफ लोड होता है एक तरफ एफर्ट होता है। लोड और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस लोड आर्म है, और इधर एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाता है। तो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। यहां से मैकेनिकल एडवांटेज निकल करके आता है लोड बटे एफर्ट। देखो ये लोड है, एफर्ट नीचे ले आओगे तो यह आएगा DE अपॉन DL, यानी कि एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। सर ये DL क्या चीज है, DL यही है बेटा, ये लोड आर्म। DE क्या है सर, एफर्ट आर्म, इसी को मैं बोल रहा हूं, राइट। फिर आया क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर वो होता है जिसमें फलक्रम बीच में कहीं होता है, राइट। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, तो ऐसे में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और थर्ड केस में एफर्ट बीच में होता है। इसको याद करने का भी ट्रिक सिखाया था मैंने, फ्ली, FLE, फ्ली, है ना।
फ्ली, इसको याद कर लिया तो ये तीनों लीवर्स के बारे में आपको याद हो जाएगा किसमें क्या होता है। फिर इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में भी लीवर्स देखने को पाए जाते हैं, जैसे नॉडिंग एक्शन ऑफ द हेड, जब अपने हेड को ऐसे ऐसे करते हैं तो ये जो नॉडिंग एक्शन है दैट इज एक्चुअली क्लास 1 लीवर। फल्क्रम बीच में है, एफर्ट पीछे है, लोड आगे है। रेजिंग वेट्स ऑन बॉडी ऑन टूज, यानी कि आपके जो आगे होता है ना पैर में टोज, उसके थ्रू जब आप बॉडी को रेज करते हो तो वो क्लास 2 लीवर है, क्योंकि इसमें फल्क्रम इधर है, लोड बीच में है, एफर्ट पीछे की तरफ है। लेकिन जब आप अपने हाथ पर यहां पर कोई लोड ऐसे रख करके ऐसे उठाते हो, डंबल उठाते हो, तो ऐसे में देखो ये फल्क्रम है, यहां से एफर्ट लग रहा है और यहां पे लोड रखा हुआ है, तो ये क्लास 3 लीवर कहलाता है। अब मैंने क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर के और भी कई सारे एग्जांपल्स यहां पे लिख दिए हैं, जिनको चाहो तो आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है कि कोई एक पर्टिकुलर केस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई जैसे व्हील बैरो है, अब व्हील बैरो किस क्लास का लीवर है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, तो सीधी बात है सर 2 में लिखा है सो इट इज क्लास 2 लीवर, है ना। इस तरह की चीजें बेटा पूछी जाती हैं। फिर आता है हमारा सर सिंगल फिक्स्ड पुली अगर हो जाए तो क्या होगा। अगर कोई पुली अपनी जगह पर फिक्स्ड है, मतलब आपने अगर उसको उसके सेंटर से टांगा हुआ है यहां कहीं पर, तो इसको हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली के नाम से बेटा जानते हैं, है ना, सिंगल फिक्स्ड पुली के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हमसे कह रहा है इसमें क्या होगा, लोड और एफर्ट आपस में बराबर होगा, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों ही एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है। तो किसी भी सिंगल फिक्स्ड पुली का काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने का इसका काम है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है। फिर सिंगल मूवेबल पुली की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो इधर से रस्सी को फिक्स कर रखा है, लेकिन ये जो पुली है ये खुद ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ऐसे में बस एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब ये पुली 1 मीटर ऊपर आएगी तो ये एफर्ट 2 मीटर ऊपर आएगा, ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे में जो एफर्ट है वो लोड बटे 2 होता है। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों ही एग्जैक्टली 2 के बराबर है, अगर ये आइडियल केस है तो। लेकिन अगर ये रियल केस है तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 2 हो जाएगा, बट वेलोसिटी रेशियो स्टिल 2 के ही बराबर होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। फिर आया सर कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड पुली। सर पुली का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, ताकि हम मैकेनिकल एडवांटेज को और ज्यादा बढ़ा पाए, राइट। तो हम इसको और ज्यादा फोर्स मल्टीप्लायर बनाना चाहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक फिक्स्ड पुली है और नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज यहां पे लगा दी गई हैं। तो 1 2 3 मूवेबल पुली है और एक ये यहां पर फिक्स पुली होती है। तो यहां पर एफर्ट होता है लोड अपॉन 2 की पावर n, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों 2 की पावर n है। तो यहां से स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। यानी इस डायग्राम के लिए अगर मैं आपसे कहूं बेटा मैकेनिकल एफर्ट बता दो, तो आप कहेंगे सर मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर है 1 2 3 मूवेबल पुलिस है, तो 2 की पावर 3 यानी 8। वेलोसिटी रेशियो कितना है, दैट इज अगेन 8। इफिशियंसी कितनी है 1, क्यों, मैंने इसको आइडियल मान के चल रहा हूं। फिर बात आई सर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में बेटा कुछ यहां पर मूवेबल पुलिस होती हैं और ऊपर वाले ब्लॉक में कुछ फिक्स्ड पुलीज होती हैं। फिक्स्ड पुलीज का जो नंबर है वो इससे या तो एक ज्यादा होगा या तो इसके बराबर होगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ पुली यहां पर 8 हो गया। तो यहां पर एफर्ट जो है वो लोड बटे n होता है, जहां पे n का मतलब टोटल नंबर ऑफ पुलीज होता है, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों ही n के बराबर है। इफेक्ट ऑफ वेट, अगर मैं ये जो नीचे वाली ये जो पुली है अगर इसको मैं वेटलेस ना मानूं सर तो क्या होगा, अगर उसका भी वेट आप लोग ले लोगे तो यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज n माइनस वर्क यानी W वेट अपॉन एफर्ट के बराबर होगा। वेट किसका, ये जो 2 पुलिस जो लटक रही है ना मूवेबल वाली, इनका वेट W के बराबर है ना। और वेलोसिटी रेशियो अभी भी वही रहेगा, इफिशियंसी 1 माइनस W अपॉन n टाइम्स E के बराबर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ वेट। तो वेट कंसीडर करने से इफिशियंसी 1 से कम हो जाती है, मैकेनिकल एडवांटेज भी n से कम हो जाता है, बट वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स इंडिपेंडेंट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। अब इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ आते हैं जिसका नाम है लाइट। अभी तक हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे, दैट वाज फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। एक बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, वही कंसेप्ट्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। अब आ जाइए अपने अगले टॉपिक, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जब वो डेंसर से रेयर जाती है नॉर्मल से अवे जाती है। लेकिन अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो अनडेविएटेड मूव करती है,
उसकी स्पीड में तो चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन में डेविएशन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों ही वहां पर जीरो हो जाता है। फिर स्नेल्स लॉ की बात अगर करें तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट होता है, दैट इज म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू क्या है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम, दैट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। देखो v बराबर f लैम्डा होता है किसी भी वेव के लिए, वेव की वेलोसिटी उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होती है, और फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जब तक सोर्स ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, बेटा फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन V का रेशियो होता है। C क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती चली जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ होता है पुराने मीडियम में लाइट का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अगर लाइट रे मान लो रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, इसके रास्ते में अगर आप एक प्लेन मिरर रखोगे तो लाइट रे उसी रास्ते में वापस चली जाएगी, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू अ ग्लास स्लैब, जिसको लेटरल शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। मान लो इधर एयर है, ये ग्लास है, इधर फिर से एयर है, लाइट रे आएगी एयर से ग्लास में तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर ग्लास से वापस एयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। बट ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इंसिडेंट लाइट रे का जो डायरेक्शन है और जो इमर्जेंट लाइट रे का डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसे कंडीशन में एक्स की जो वैल्यू है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये जो हुआ, इस एक्स की वैल्यू निकल करके आती है टी टाइम्स साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको सीधे सीधे फॉर्मूला केवल बता दिया है। मल्टीपल इमेजेस इन थिक ग्लास प्लेट में क्या होता है? अगर एक चौड़ा सा ग्लास प्लेट आप ले लेंगे, यहां से मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है तो यहां से पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ पार्ट उसका अंदर चला जाएगा, राइट। अब होता क्या है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है जिसका काम है लाइट रे को रिफ्रैक्ट कराना, तो मेजॉरिटी लाइट रे बेटा अंदर गई है, थोड़ी सी लाइट रे यहां पे रिफ्लेक्ट हुई है, मेजॉरिटी लाइट रे जो अंदर गई है। अब क्योंकि नीचे मिरर है जिसका मेन काम है रिफ्लेक्ट करना, तो उसने पूरी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब यहां फिर से ग्लास प्लेट था जिसने फिर से यहां पे लाइट रे को भेजा है, तो सबसे ज्यादा लाइट रे कहां जा रही है? क्यू की तरफ जा रही है, क्योंकि जब लाइट रे आई थी मेजॉरिटी लाइट रे अंदर गई थी, वही पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हुई है और उसी का मेजॉरिटी पोर्शन बाहर निकला है। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं तो सबसे ज्यादा चमकदार इमेज कोई दिखेगी तो वो A2 वाली इमेज होगी, ब्राइटेस्ट इमेज सेकंड वाली इमेज होती है। इस डायग्राम को खूब बना बना करके प्रैक्टिस करिएगा। फिर आता है सर नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज है? नॉर्मल शिफ्ट का सिंपल मतलब है कि अगर डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से एक लाइट रे सीधे निकलेगी, सीधे जा रही है नॉर्मल के लॉन्ग, एक लाइट रे मैं इधर लेकर के जा रहा हूं जो कि नॉर्मल से दूर जाएगा, पीछे बढ़ाओगे यहां कहीं पर एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है नीचे और उसकी जो इमेज बन रही है वो ऊपर बन रही है, तो सर कितना वो शिफ्ट हो गया? इसी शिफ्ट को हम लोग नॉर्मल शिफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, राइट। फिर यहां पर है एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। अब प्रिज्म की बात कर रहे हैं। देखो किसी भी प्रिज्म का काम होता है कि अगर लाइट रे से आ रही है ना, ये इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है, लाइट रे को पहले नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, उसको और ज्यादा है ना बेस से अवे मतलब नॉर्मल से दूर करेगा इस बार, क्योंकि इस इधर की साइड में क्या हो रहा था, लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना। अभी क्या है, वो डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो नॉर्मल से अवे बेंड हो रहा है, नॉर्मल ये है तो उससे दूर बेंड हो जा रहा है इधर की तरफ। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो तो आने वाली जो लाइट रे है बेस की तरफ बेंड हुई, ये बेस है ना, और आगे गया तो और ज्यादा बेस की तरफ बेंड हुआ, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और दोनों में लाइट रे बेस की तरफ ही बेंड होती है इन दिस पर्टिकुलर केस। यहां पर कुछ फॉर्मूले बनते हैं, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। तो A प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो A प्लस डेल्टा I प्लस E के बराबर है, जहां पे I एंगल ऑफ इंसिडेंस है और E जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के नाम से जाना जाता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रिज्म का साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है। डेल्टा एम का मतलब मिनिमम डेविएशन का एंगल, राइट। फिर यहां पर होता है भाई मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इस वाले आर के बराबर हो जाए, यानी R1 R2 के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो डेविएशन होता है वो मिनिमम हो जाता है बेटा। फिर उसके बाद बात आती है सर क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है तो एक ऐसा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जिस पर लाइट रे सरफेस के पैरेलल चली जाती है, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो साइन आईसी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होगा। जैसे ग्लास के लिए 42 डिग्री है तो डायमंड के लिए 24.4 डिग्री के आसपास होता है। टीआईआर मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो तो लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसी को हम लोग टीआईआर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर प्रिज्म के डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता रहा है कि अगर आइसोस्केलस राइट एंगल्ड प्रिज्म है तो यह आने वाली लाइट रे को 90 डिग्री बेंड करा देता है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल यानी 42 डिग्री से ज्यादा है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया भाई, टीआईआर हो गया। यहां पर क्या है हमारा, ये वही वाला आइसोस्केलस राइट एंगल्ड प्रिज्म है, लेकिन यहां पर हम लाइट रे को जो है हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ला रहे थे, तो लाइट रे को जस्ट 180 डिग्री डेविएट करने का ये काम करता है। यहीं पर अगर मान लो हमारा 45 डिग्री वाला वही प्रिज्म है और आप यहां पे हाइपोटेनस के पैरेलल लाइट रे लाओगे तो ये लाइट रे को देखो इस तरीके से भेजेगा, यानी कि जो उल्टा ऑब्जेक्ट है उसकी सीधी इमेज बनाएगा। तो ये इन्वर्ट करने का काम करता है, सीधे को उल्टा कर देगा, उल्टे को सीधा कर देगा, ठीक है। यहीं पर अगर इक्विलेटरल वाला प्रिज्म है तो देखो लाइट रे ऐसे आएगा और ये हमारा 60 डिग्री डेविएट हो जाएगा, तो ये लाइट रे को 60 डिग्री डेविएट करता है। सिमिलरली यहां पर क्या है, राइट एंगल प्रिज्म में अगर ये एंगल 30, ये 60 और ये 90 है तो देखो छोटी वाली साइड के परपेंडिकुलर लाइट रे लाओगे तो ये इस तरीके से लाइट रे को भेज देगा। ये एक एक केस मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, परेशान मत होना। अगर आता है तो अच्छे से डायग्राम को बनाओ, प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो बस क्लास का इंतजार करो, एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा क्लास में, लेकिन बस ध्यान से उस समय आपको सुनना होगा, समझना होगा। फिर नॉन अकरेंस ऑफ टीआईआर, बेटा कई बार ऐसा भी होता है कि टीआईआर नहीं होता। जैसे ये वाला प्रिज्म है, लाइट रे ऐसे आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर चली गई, वहां पे देखो लाइट रे आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर के चली गई, काम खत्म, नहीं हुआ भाई यहां पे टीआईआर। टीआईआर तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, राइट। फिर अगली चीज आती है हमारे पास एक्सेप्शनल केस। क्या है, देखो अगर ये हमारा राइट एंगल्ड प्रिज्म है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसके ऊपर लाइट रे कहीं भी आएगी तो ऐसे इधर चली जाएगी, लेकिन अगर इसके नीचे कहीं भी लाइट रे आएगी तो यहां पर एक बार टीआईआर होगा, फिर रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगी, तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस भी होता है। अब मैं बात करने वाला हूं किसी भी लेंस के बारे में। लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉनकेव लेंस है तो निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना, पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। मोटे लेंस की पावर ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर आया हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 डिफरेंट केसेस होते हैं बेटा, 6 डिफरेंट केसेस। वो 6 केसेस मैंने यहां पे आपको दे दिया है। क्या, पैरेलल लाइट रे लाओगे तो फोकस पे जाएगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा है तो इमेज उसकी f और 2f के बीच में बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज भी उसकी 2f पर बनती है। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट f पर रखा है तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इसकी एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये अकेला केस है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है। कॉन्वेक्स लेंस कभी भी वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज नहीं बना सकता, ये हमेशा वर्चुअल मैग्नीफाइड ही बनाएगा। बाकी रियल में तो हर तरह की इमेज ये बनाता है, राइट। तो ये आपके रिवीजन के लिए मैंने सारे डायग्राम्स लगाए हैं। सिमिलरली कॉनकेव लेंस में भी आपको मैंने दोनों डायग्राम्स यहां पर रे डायग्राम्स बता दिए हैं, देखिएगा उसको। फिर इसके बाद आता है मैग्नीफाइंग ग्लास। कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास यही वाला पर्टिकुलर केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख देते हैं तो उसकी एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इसमें फॉर्मूला है, अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पे बनी है, आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर फाइनल इमेज बना है तो 1 + d/f, यही वाला फॉर्मूला आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर बोल देंगे नहीं फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी है तो वहां पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d/f होता है, जहां पे d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है बेटा, राइट। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट।
लाइट का स्पेक्ट्रम में क्या है, तो देखो लाइट में कई तरह के रेडिएशंस होती हैं, वेव्स होते हैं, वही चीज यहां पर देखो लिखा हुआ है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। सभी का वेवलेंथ रेंज है, सभी की फ्रीक्वेंसी रेंज है, सभी का प्रोडक्शन कैसे होता है और सभी का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ये आपको सिर्फ पढ़ना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सीधे सीधे समझो याद करने वाली चीज है। बस इसमें ऑब्जर्व तुम क्या कर सकते हो कि रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और गामा का वेवलेंथ सबसे कम है, जबकि फ्रीक्वेंसी गामा की सबसे ज्यादा है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रे कौन सा है, गामा, और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक कौन होता है, रेडियो वेव्स। ये पैटर्न है, इसको आप लोग जो है दिमाग में रख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है विजिबल स्पेक्ट्रम। जब किसी भी प्रिज्म में आप सनलाइट, व्हाइट लाइट पास कराते हो तो वो व्हाइट लाइट को 7 कंपोनेंट कलर्स में तोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये ओवरऑल और बेस की तरह बेंड कराता है। वायलेट कलर सबसे नीचे जाता है जबकि रेड कलर सबसे ऊपर जाता है। तो ये जो पैटर्न बना इसी को हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, जिसका सीक्वेंस विबग्योर कहलाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट, दैट इज नोन एज विबग्योर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा साउंड है। अब आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें फॉर्मूले बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़े थोड़े से फॉर्मूले हैं। तो साउंड वाले चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग। इसमें हमसे कह रहा है कोई भी अगर वेव हमारे पास है, पहले तो v बराबर एफ लैम्डा होता है, पहले भी मैंने बताया। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है या टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। टाइप्स ऑफ साउंड की बात करें तो इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, अल्ट्रासोनिक साउंड है तो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज है, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। इको पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल हो तो स्पीड ऑफ साउंड को 2d/t करिएगा, जहां पे d क्या है, सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस है ना। साउंड जाता है लौट कर आता है, इसीलिए डिस्टेंस 2d हो गया है। तो फॉर्मूला क्या बना, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 2d/t। वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जैसे गिटार है, गिटार में जो रस्सी है वो खिंची होती है, अब वहां पर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला √T/μ होता है। म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यानी मास अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, और यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फ्रीक्वेंसी मेरे को बता दो, तो फ्रीक्वेंसी 1/L √T/μ के बराबर होता है। दिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर लाउडनेस, लाउडनेस का फॉर्मूला K टाइम्स लॉग ऑफ इंटेंसिटी होता है ना, और चेंज इन लाउडनेस, इंक्रीज इन लाउडनेस का, जिसको L के ही बराबर लिख देते हैं, दैट इज 10 log I अपॉन I0। यानी अगर इंटेंसिटी I के बराबर है तो इंक्रीज इन लाउडनेस इतने के बराबर होगा, जहां पे I0 इज द मिनिमम हर्ड इंटेंसिटी, यानी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम मिनिमम सुन सकते हैं, वो इतनी होती है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। सिमिलरली जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो साउंड है ना, उसका पिच बढ़ जाता है, यानी उसकी श्रिलनेस बढ़ जाती है। और पिच कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो ग्रेवनेस, भारीपन बढ़ जाता है। जैसे मेल वॉइस में ग्रेवनेस होता है, फीमेल वॉइस में हाई पिच होती है, तो श्रिल वॉइस होती है, पतली आवाज होती है। फिर क्वालिटी जो है वो टिम्बर भी कहलाता है, जो कि वेव फॉर्म पर डिपेंडेंट होता है कि भाई साउंड का वेव फॉर्म आखिर कैसा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे करंट चार्ज अपॉन टाइम है, जिसको Ne/T भी लिख सकते हैं। Q बराबर Ne, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, जहां पे N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमेशा इंटीजर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, दैट विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। इसके बाद ओम्स लॉ की बात अगर हम लोग करें तो ओम्स लॉ में V बराबर IR होता है ना, जहां पे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। R इज इक्वल टू ρL/A, जहां पे रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहलाता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जबकि रेजिस्टेंस मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया, 4 चीजों पर डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रेजिस्टिविटी है, और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ईएमएफ का मतलब होता है टोटल वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी किसी भी एक चार्ज को किसी भी एक सेल में कंप्लीट सर्किट में घुमाने के लिए,
है ना, जो वर्क डन होता है डिवाइडेड बाय चार्ज कर दो तो ईएमएफ बन जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है केवल एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में जो वर्क हुआ अपॉन चार्ज कर दो, जो कि आई कैपिटल आर के बराबर है। जो कैपिटल आर मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल का मतलब होता है इंटरनल सेल में जब आप चार्ज को मूव कराते हो तो जो वर्क डन होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सो दैट इज डब्ल्यू इंटरनल अपॉन चार्ज, जो आई टाइम्स स्मॉल आर होता है, और स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला है, दैट इज ईएमएफ अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 टाइम्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। डायग्राम गिवन है। करंट की वैल्यू वही ओम्स लॉ से निकाला, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यानी ई अपॉन आर प्लस आर, वी बराबर ई माइनस आई आर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का ये फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। अगर कोई भी सेल करंट दे रहा है तो ये फॉर्मूला, अगर वो सेल करंट ले रहा है, चार्ज हो रहा है, तो यहां प्लस हो जाता है V बराबर E प्लस आई आर। ऐसा भी हो सकता है, बट वो सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दो रजिस्टर्स के केस में यह फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसा भी बन जाता है बेटा। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम वाला टर्म केवल यहां से हटा दीजिए, तो वी आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, यहीं पर एनर्जी के दो यूनिट्स और देख लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप पास कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उसके अंदर एनर्जी आती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। पावर रेटिंग जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। पावर रेटिंग का मतलब पावर और वोल्टेज। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दो चीज आपको पता है तो उससे केवल दो ही और चीज आप निकाल सकते हैं, जिसमें पहली चीज है रेजिस्टेंस, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन पावर, और दूसरी चीज होती है सेफ वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है परपेंडिकुलरली तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ILB के बराबर। या फिर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है QVB के बराबर। अदरवाइज दोनों में साइन थीटा लग जाता है। अगर परपेंडिकुलर ना हो तो फॉर्मूला बनेगा ILB साइन थीटा या QVB साइन थीटा। फिर बात आई सर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे का लॉ है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है। डेल्टा फाई का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन की फेनोमेना पर बेस्ड होता है। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। टर्न रेशियो का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, विच इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, विच इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल अपॉन करंट इन सेकेंडरी कॉइल। इफिशियंसी वही पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ESIS अपॉन EPIP, सेकेंडरी का पावर अपॉन प्राइमरी का पावर मल्टीप्लाइड बाई 100% में आएगा। अगर जनरेटर की बात कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज आता है NBA ओमेगा, जहां पे N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब एरिया और ओमेगा का मतलब एंगुलर स्पीड, जिसको 2πf भी लिखा जा सकता है। फिर आता है बेटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके घरों में कैसे पावर पहुंचता है। तो पावर जहां जनरेट होता है वहां 11,000 वोल्ट पर उसको बनाते हैं। ठीक, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को 1,32,000 वोल्ट तक पहुंचाते हैं ग्रिड सब स्टेशन पर। फिर आपका मेन सब स्टेशन आता है जहां स्टेप डाउन करते हैं, 1,32,000 को घटाकर 33,000 किलोवाट में लाते हैं और इसको लार्ज इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं। इंटरमीडिएट सब स्टेशन में उसी को 11,000 वोल्ट तक और डाउन करते हैं, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भेजते हैं जहां थोड़े वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद और ज्यादा सिटी सब स्टेशन में उसको और ज्यादा स्टेप डाउन करते हैं, 220 वोल्ट पे लाते हैं, जो आपके घरों में आता है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। कलर कोडिंग की बात करें तो लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल ब्लैक कलर का और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है, ये ओल्ड कन्वेंशन है। जबकि लाइव वायर ब्राउन कलर का, न्यूट्रल वायर लाइट ब्लू कलर का और अर्थ वायर ग्रीन या येलो कलर का, ये न्यू कन्वेंशन होता है। तो ये कलर्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर हमारा आता है हीट। हीट में टेम्परेचर केल्विन में अगर निकालना है तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दो। चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि बेटा टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना चेंज आया सर? 20 डिग्री सेल्सियस का। भैया केल्विन में बताओ, 20 केल्विन, दैट विल बी सेम।
राइट। तो फिर आया सर हीट। देखो किसी भी सिस्टम को जब आप हीट देते हो तो दो ही काम होता है, या तो टेम्परेचर चेंज या तो फेज चेंज। टेम्परेचर चेंज होगा तो Q बराबर एम सी डेल्टा टी, फेज चेंज होगा तो Q बराबर एम इंटू एल। दो ही फॉर्मूले हमारे पास हैं, यही दो फॉर्मूले अपन लोग यूज करेंगे, जहां पर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, यानी अमाउंट ऑफ हीट गिवन अपॉन चेंज इन टेम्परेचर m इंटू सी के बराबर होता है। ये m इंटू सी, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग हीट कैपेसिटी के बराबर लिखते हैं, दैट इज सी डैश। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ द हीट गिवन टू द सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, दैट इज सी डैश बाई एम या क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सिंपल है, हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हीटिंग कर्व ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें। इधर टेम्परेचर लेते हैं, इधर टाइम लेते हैं। पहले देखो इधर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री तक, बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हीटिंग कर्व ऑफ वाटर कहते हैं। अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। उसमें एटॉमिक मॉडल में देखो, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास नंबर A के बराबर होता है। आइसोटोप जो है उसमें सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोबार्स जो है उसमें सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोन्स के केस में सेम A माइनस जेड यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जांपल। 1 AMU का मतलब 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, जिसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। अल्फा डिके जब होता है तो एलिमेंट में से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 और मास नंबर में 4 का डिक्रीज आता है। बीटा डिके में एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर से सेम रहता है। गामा डिके में कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी रिड्यूस होती है। ये हाईली एनर्जेटिक न्यूक्लियस था, कंपैरेटिवली लो एनर्जी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, खुद को स्टेबल बनाया और गामा के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर दिया। सर न्यूक्लियर कोई भी रिएक्शन हो, अगर एनर्जी पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, जैसे यहां कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो सिंपल तरीका है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सर डेल्टा एम क्या है? दैट इज चेंज इन मास या मास डिफेक्ट बोल लो, मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो डेल्टा एम अगर किलोग्राम में है तो सी स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आंसर जूल्स में आएगा। यही डेल्टा एम अगर एएमयू में है तो सीधे 931 का मल्टीप्लाई करना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी क्लास में बताएंगे 931 कहां से आया सर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको आपके पूरे सिलेबस के सारे फॉर्मूले को बहुत डिटेल में समझाते हुए एक्सप्लेन किया है। ये लेक्चर उस दिन आपके काम आएगा जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा। पता चला बोर्ड एग्जाम देने जाना है, बस उसके पहले सिर्फ ये कितने मिनट का, 47 मिनट का वीडियो है, जिसको 1.5x पे देखोगे तो 30 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 30 मिनट के इस वीडियो से आप बड़े आराम से अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे। वीडियो नहीं भी देखना है कोई बात नहीं, आप इस पीडीएफ नोट्स से रिवीजन करेंगे, हार्डली 10 मिनट लगेगा और आप पूरा का पूरा रिवीजन कर जाएंगे। बस आपका काम यह है, ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं बेटा, अब जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, आपको डेली 2 से 3 बार इसको सिर्फ पढ़ लेना है, रटना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ इसको उठाने का, मोबाइल में खोलने का और सिंपली रीड इट। चाहो तो इसको प्रिंट आउट निकलवा लो दुकान में जाकर, 4-6 रुपए 10 रुपए खर्चा होंगे, कर दो खर्चा, इसको प्रिंट आउट करवा के ले आओ और डेली इसको सिर्फ रीड कर डालना, बस 2 से 3 बार। कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लो धर दो, सिर्फ बस खोलो पढ़ लो धर दो, रोज 2 से 3 बार, जब तक एग्जाम ना हो जाए तुमको सब रट जाएगा। और ये एक एक फॉर्मूला, एक एक कंसेप्ट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी तो मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा ही करवाऊंगा, राइट? तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगले सेशन में, जिसमें और ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। कमेंट्स में जरूर बताना कि आखिर ये मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, राइट? ये हैंड रिटन लिखने में भाई बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज इसको अच्छे से यूज करिएगा, राइट? सो गुड बाय, लव यू ऑल। ट्रिपल एस आर्मी, मैं आपके साथ हूं इस बार, पूरे एग्जाम के आखिरी दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा। लव यू ऑल।